प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यानी वो काल जिस काल के कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। इसी श्रृंखला में हम भाग प्रथम में पुरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, यानी मेसोलिथिक एज, जिसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व का। ये काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल है। यूनानी भाषा में मध्य को मेसो कहा जाता है, इसीलिए इसे मेसोलिथिक संस्कृति, मेसो यानी मध्य और लिथिक यानी पाषाण, इसे मध्य पाषाण संस्कृति कहा गया। चूंकि इस समय के जो पाषाण उपकरण थे वो आकार प्रकार में अत्यंत लघु थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मनुष्य को पशुपालक बनाना। सबसे पहले मनुष्य ने जिस जानवर को अपना पालतू बनाया था वो था कुत्ता, क्योंकि वो शिकार में भी उसके काम आता था और सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी था। तो पहली बार मनुष्य जो है पशुपालक बनने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसने शिकार को छोड़ दिया था, लेकिन आखेट के क्षेत्र में भी इस काल में परिष्कार हुआ था और वो तीक्ष्ण और परिष्कृत औजारों का उपयोग करने लगा था। दरअसल ये वो काल है जब जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए थे और इस जलवायु परिवर्तन के कारण ही इस समय हमें मनुष्य के रहन सहन में, उसके उपकरणों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। जो समुद्र थे, जो दलदली भाग थे, वो सूखने लगे थे और मरुभूमि जो है वो अधिक बढ़ने लगी थी। तो इसी प्रकार जानवरों के अंदर भी परिवर्तन आया। तेज भागने वाले जानवर ज्यादा होने लगे, जो आकार में थोड़े छोटे भी थे, तेज भागते थे, और इसीलिए अब इस मनुष्य को आखेट करने के लिए तीक्ष्ण और तेज तेज फेंके जाने वाले औजार चाहिए थे। इसलिए उसने इस प्रकार के औजारों का निर्माण आरंभ किया। छोटे आकार के पत्थरों का उपयोग किया, क्योंकि वो तेजी से अपने लक्ष्य पर जा सकते थे। अस्थियों और सींगों से निर्मित उपकरण भी हमें मिलते हैं और प्रक्षेपण वाले, यानी जो फेंके जा सके, इस प्रकार के उपकरण भी हमें प्राप्त होते हैं। दाह संस्कार से वो परिचित होने लगे थे। हालांकि वो आंशिक शवाधान ही करते थे, जो पूरी तरह से जो शवों को अंदर गाड़ देना है, इस तरीके की चीज हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं होती है, लेकिन संस्कार आरंभ हो गया था। अलग अलग क्षेत्रों में हमें आवास संबंधी अलग अलग प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। जैसे बेलन घाटी से और चौपानी मंडों से हमें झोपड़ियों का जो उल्लेख है, मतलब संकेत है, वो प्राप्त होता है कि किस तरीके से वो झोपड़ियां बनाकर रहने लगी थी। हमें कुछ मृद भांड भी मिले हैं, मिट्टी के बनाए हुए बर्तन भी मिले हैं, लेकिन वो सब हाथ से बने हुए हैं और रेतीली मिट्टी जो है उसी से उन्होंने अपने हाथ से अनघड़ से बर्तन बना लिए हैं, क्योंकि अभी तक वो चाक से अपरिचित था। इस काल का जो मनुष्य था वो स्वयं को अलंकृत करने में भी रुचि रखता था, क्योंकि हमें विविध प्रकार के जो आभूषण हैं वो भी इस काल के प्राप्त हुए हैं। जलवायु बदलने से हम बात कर चुके हैं, छोटे जानवर जो हैं, जो तेज भागते थे, वो मिलने लगे थे और इसी कारण नए उपकरण भी बनाए गए थे। कंद मूल फल ये सब अब भी खाने में सम्मिलित थे, लेकिन हमें मध्य पाषाण काल के सिलबट्टे मिले हैं जो ये पता चलता है जिनसे कि खाद्य सामग्री तैयार करने की विभिन्न विधियां वो प्रयोग में लाने लगे थे। जहां पुरा पाषाण काल में वो सिर्फ फूड को एकत्र करते थे, कच्चा मांस ही खा लिया करते थे, क्योंकि आग का संभवतः वो उपयोग नहीं जानते थे। लेकिन इस काल में संभवतः वो आग का प्रयोग करने लगे थे और
उससे वो सुरक्षा भी करते थे, रोशनी भी उससे होती थी, और जो जानवर हैं उनको भगाने के काम में भी लेते थे, और संभवतः है अपने कच्चे मांस को भून कर भी वो खाने लगे होंगे। ये देखिए, ये उपकरण है मध्य पाषाण काल के, किस तरीके से पत्थरों को उन्होंने लकड़ी पर बांध दिया है ताकि वो फेंके जा सके, प्रक्षेपण उनका हो सके। और ये जो साथ में चित्र दिख रहा है वो हमें भीमबेटका से प्राप्त होता है, क्योंकि वो संपूर्ण पाषाण काल का हमें प्राप्त होता है। इसमें आप देखिए वो समूह में जा रहे हैं, जो घोड़ा है उसको प्रयोग कर रहे हैं, हाथ में उनके हथियार है जिसको वो फेंक कर जानवर के ऊपर मारेंगे। तो इस प्रकार की जो शैल कला है वो हमें मध्य पाषाण काल की प्राप्त होने लगती है। इसके अतिरिक्त मध्य पाषाण काल के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद होने चाहिए, वो किस प्रकार से हैं कि महादहा और सराय नाहर राय जो जगह हैं वहां पे हमें भारत के मध्य पाषाण कालीन प्राचीनतम स्थल प्राप्त होते हैं। लंघनास, महादहा, सराय नाहर राय से हमें गर्त के अंदर यानी जमीन के अंदर गड्ढे में चूल्हे के साक्ष्य भी मिलते हैं। हमने कहा था अग्नि जो है उसको काम में लेकर वो अपने जो भोजन था उसको भून कर या पकाकर भी खाते थे। और यहाँ से हमें पशुओं की जली हुई हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। सांभर क्षेत्र है, वहां के लेखवा, खैरवा, गोविंदगढ़ से हमें मानव द्वारा वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं 1867 में C.N. कार्लाइल ने श्रीलंका क्षेत्र से महापाषाण स्थलों की प्रथम बार खोज की थी। सबसे पहला जो हमें मानव अस्थिपंजर मिला है वो भी मध्य पाषाण काल का मिला है। चौपानी मांडो से हमें मृदभांड मिले हैं। हमें ये पता लगता है कि वो आग का प्रयोग भी करने लगा था। अब बात आती है नव पाषाण काल की, जिसमें नए प्रकार के पाषाण जो हैं उनका उपकरण बनाया जाता है। इसका जो काल है वो हम 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का रखते हैं। ये जो काल है इस काल में बहुत तीव्रता से परिवर्तन हुआ, क्योंकि इस काल का जो मनुष्य है वो जो होमोसेपियंस है उसकी अंतिम अवस्था तक आ पहुंचा था। और इस काल में हमें पहली बार कृषि संभवतः मध्य पाषाण काल में भी उसने की है, क्योंकि लेकिन बीज को किस तरीके से बोया जाए, बीज से खुद उत्पादन किया जाए, ये संभवतः मध्य पाषाण काल का मानव नहीं जानता था। जो अपने आप चीज उग जाती थी उसका प्रयोग वो कर लेता था। लेकिन नव पाषाण काल में वो खाद्य उत्पादक बन गया। उसे पता चल गया कि किस प्रकार बीजों को डालने के बाद वो फसल जो है उसको उगा सकता है। और इसी काल में हम देखते हैं कि व्यवस्थित रूप से पशुपालन जो है वो करने लगता है। और चूंकि कृषि कर रहा है, पशुओं को पाल रहा है, तो इसी काल में एक स्थान पर उसका स्थायी आवास भी आरंभ हो गया और समाज का प्रारंभ होने लगा। एक साथ एक समूह जो है वो एक साथ रहने भी लगा। इसके साथ चाक का प्रयोग भी हमें इस काल में दिखाई देने लगता है। और चाक के प्रयोग से जो बर्तन बनने लगे, उनकी जो मृदभांड निर्माण कला है वो भी हमें इस काल में दिखाई देने लगती है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वो था पहिए का आविष्कार। और इस पहिए के आविष्कार ने जो यातायात था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जो कार्य था, वो भी मनुष्य के लिए संभव कर दिया, और वो भी हमें इस काल में मिलने लगता है। इसके अतिरिक्त कपास के द्वारा धागों का निर्माण और उन धागों से वस्त्र का जो निर्माण है वो भी इसी काल में आरंभ होता है। जो पत्थर थे, पॉलिशदार पत्थर के उपकरण इस काल में बनने लगे। और इस काल के जो पाषाण उपकरण हैं वो हमें बहुत ही चिकने और पॉलिश युक्त मिलने लगते हैं, क्योंकि इस काल में मनुष्य के जो बौद्धिकता थी वो डेवलप हो गई थी। और इसीलिए
वो जो नवीन आविष्कार थे उनको करने में सक्षम हो सका था। नवपाषाण कालीन संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। हमें दक्षिण भारतीय नवपाषाण जो स्थल मिले हैं उनकी विशेषता मिलती है। वहां से हमें गौशाला की प्राप्ति, यानी इस प्रकार के पशुओं को भी नवपाषाण कालीन जो मानव है वो पालने लगा था, जो उसको दूध देने वाले थे या बाद में जिसका जो मांस है वो खाकर अपनी क्षुधा शांत कर सकता था। इसके अतिरिक्त राख के ढेर की वहां से हमें प्राप्ति हुई है। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उससे हमें गेहूं और जौ के उत्पादन का ज्ञान होता है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान बनाने लगा था वो, बहुत बड़े पैमाने पर पशुपालन करने लगा था। और इसी क्षेत्र में हमें 5000 ईसा पूर्व के बाद के जो मृदभांड हैं वो भी मिलते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, जो भारत में उपलब्ध प्राचीनतम मृदभांड कहे जा सकते हैं। जो बुर्ज होम है कश्मीर का, वहां से हमें गर्त आवास, यानी मनुष्य जो है थोड़ा गड्ढे में रहता था उस प्रकार का आवास हमें मिला है। विविध प्रकार के हमें मृदभांड मिलते हैं और पत्थर के साथ साथ हमें हड्डियों के औजार भी मिलते हैं। गेहूं और जौ के अलावा हमें यहाँ पर मसूर का, अरहर का, इनका उत्पादन दिखाई देता है। औजारों पर पॉलिश मिलती है। और इसके अलावा यहाँ से हमें एक कब्र मिली है जिसमें मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। इसके बाद आता है आपका गुफ कराल, ये भी कश्मीर का ही स्थान है और यहाँ से भी हमें गड्ढे में मनुष्य के आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो विंध्य क्षेत्र है उसके अंदर बेलन घाटी क्षेत्र और मिर्जापुर में भी हमें नवपाषाण युग के अनेक साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का कोल्डिवा, वहां से हमें चावल का प्रमाण मिला है और मृद भांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें झोपड़ियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। बिहार के चिरांद क्षेत्र से हमें सबसे ज्यादा हड्डियों के उपकरण मिले हैं और यहाँ से हमें टेराकोटा की मानव मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। असम, मेघालय में नवपाषाण युगीन महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त होते हैं और इस क्षेत्र के जो मृदभांड हैं उनकी विशेषता यह है कि उन पर रस्सी से चिन्ह डाला गया है और कुछ मोती भी चिपकाए गए हैं। यानी धीरे धीरे तकनीक जो है वो डेवलप हो रही थी। दक्कन में चंदेली है, नेवासा है, दैमाबाद है, एरण, जोखा, ये सब नवपाषाण कालीन स्थल रहे थे। और इसके बाद यहाँ के जो मानव थे वो धातु युग में प्रवेश कर गए थे। दक्षिण भारत में भी बहुत सारे स्थल मिलते हैं। नागार्जुन, मास्की, पिक्कीहल, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, ये सब वहां पे प्रमुख बस्तियां थी। उत्तर भारत में गेहूं, जौ और चावल, इनके साक्ष्य मिलते हैं हमें, लेकिन दक्षिण भारत जो है वहां पे हमें रागी जो है वो हमें मिलता है। ये देखिए नवपाषाण काल के उपकरण हैं जिसके अंदर पॉलिशदार जो उपकरण है वो दिख रहे हैं। इस तरीके से जो पास में हड्डियों के वो मिल रहे हैं उसमें हमें मछली पकड़ने का कांटा, इस तरीके के उपकरण भी प्राप्त होते हैं जो ये बता रहे हैं कि उन्होंने पशुपालन को अच्छी तरह से सीख लिया था। इस तरीके से विद्यार्थियों हम देखते हैं कि पाषाण काल का जो मानव था उसने पूरा पाषाण काल में यद्यपि धीमी गति से अपना विकास किया, लेकिन उसके बाद मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन होने से तीव्र गति से परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे उसमें बौद्धिकता का विकास होने लगा और नव पाषाण काल आते आते उसने अपने आप को पूरी तरह से तकनीकों में कुशल बना लिया था। जो उनके चिकने पॉलिश युक्त जो उपकरण हैं उनमें हम देख सकते हैं, मृदभांड कला में हम देख सकते हैं, जो शैल चित्र वो बना रहे हैं उनमें हम देख सकते हैं। और इस प्रकार प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो समाप्त होता है और मनुष्य अर्ध ऐतिहासिक युग यानी जो धातु युग है उसमें प्रवेश कर जाता है, जहां तांबे का जो प्रयोग है
वो आरंभ हो जाता है, जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे।